हेलो, मैं तरुण। और एक और फेलियर, यही सोच रहे होंगे ना आप लोग। ये सोचना लाजमी भी है। अगर आप ये नहीं सोच रहे होंगे तब मतलब आप गलत ट्रैक पे हैं। लेकिन इसको बहुत देर तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि आप खुद सोचिए, जो चीज़ चला जा चुका है वो तो लौटेगा है नहीं, लेकिन इसके कारण आने वाला सारा समय और सारे एग्ज़ाम्स दोनों बर्बाद कर देगा। हाँ, ये एक फेलियर था, ये एक फैक्ट है और हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसको आप एक एक्सपीरियंस के तौर पे लीजिए। अब एक्सपीरियंस कैसे लेना है, यही मैं आने वाले कुछ पॉइंट्स के हिसाब से अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये भी लग रहा होगा कि मैं बहुत ईज़िली इतने बड़े बड़े बातें कह दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने भी फॉर्म भरा था, मेरी भी अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे थे, 90 अप्रॉक्स थे, लेकिन मेरा भी नहीं निकला है। हाँ, एज़ अ ह्यूमन नेचर मुझे भी थोड़ा देर के लिए बुरा लगा था, लेकिन मैं उसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोचता, क्योंकि इससे मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा। अब देखा जाए तो इसको मैंने कैसे एक्सपीरियंस के तौर पे लिया कि मेरे यूपी का कट ऑफ गया 164, और इस हिसाब से किसी का भी 82 83 100% के एक्यूरेसी के साथ रहता तो उसका क्वालिफाई हो जाता। और हम लोगों ने किया था 90 अप्रॉक्स। इसका मतलब ये कि हम लोगों के अटैम्प्ट्स उतने ज़रूरी नहीं हैं जितने एक्यूरेसी। अगर मैं कम भी अटैम्प्ट्स करता और मेरे एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती तो मैं क्वालिफाई कर जाता आराम से। तो इससे मुझे आज यही पता चला कि एक्यूरेसी फुल रखना बहुत ज़रूरी है। अटैम्प्ट्स उतने मायने नहीं करते, इतने होने चाहिए कि आप जितनी कट ऑफ जा रही है हमेशा उससे पार कर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 100 करके आएँ, कुछ नहीं है। एक्यूरेसी अपना परफेक्ट रखिए और अपनी स्पीड बरकरार रखिए तो आराम से आपका क्वालिफाई कर सकता है। तो चलिए आगे और बात करते हैं। अगर आप अभी दुखी बैठे रहेंगे तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है। और देखा जाए तो आने वाले समय में आपके अगर देख सकते हैं तो 8-8 एग्ज़ाम हैं। ये तो मिनिमम एग्ज़ाम है, इतने आने ही आने हैं। अब जैसे कि बहुत से स्टूडेंट ईसीजीसी पीओ और ईएसआईसी डबल एसओ नहीं भरे होंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये दोनों एग्ज़ाम बीच में हम लोगों को पहले से पता नहीं था ना, क्योंकि ये आने वाले हैं। ऐसे ही आने वाले समय में और भी बहुत एग्ज़ाम्स, इंश्योरेंस के एग्ज़ाम और बीच में कई बैंक्स के और एग्ज़ाम आते रहेंगे। तो ये तो मिनिमम 8 है। अगर हम लोग 6-7 और जोड़ लेते हैं तो अगर आप 15 लेके चलते हैं तो हम लोगों को तो एक केवल नौकरी चाहिए, और 15 में से एक निकालना इतना भी कठिन नहीं है अगर आप अपने पूरे मेहनत से कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आपके पास इतने अपॉर्चुनिटीज़ हों तो। हम ये टाइम बहुत बेस्ट है पढ़ने का। जितना भी आप पुराना सोच रहे हैं उस सबको भूलिए और अपने काम पे लगिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर जैसे मैं भी बहुत फेलियर देख चुका हूँ, और जब जानते हैं मुझे कुछ भी फेलियर अगर आता है तो मैं केवल और केवल एम एस धोनी के बारे में सोचता हूँ। उस इंसान के लाइफ में इतने फेलियर्स आए हैं, लेकिन वो बहुत ही काम और इजी तरीके से सबको टैकल करता गया, और आज देखिए इतने देर बाद सक्सेसफुल होने के बाद भी आज केवल उसी का नाम है हर जगह। और जबकि उससे पहले भी जितने क्रिकेटर्स आए वो सब चले गए, लेकिन केवल वो अपने मेहनत के दम पे आज हर जगह विराजमान है। तो ये एक मोटिवेशन हो गया। और दूसरा, मैं कैसे मोटिवेशन पाता हूँ और आप भी ऐसे पा सकते हैं। जैसे अपने मम्मी पापा के बारे में सोचिए कि अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो आप उनको घुमाएंगे, और अभी आप जो सोचते हैं कि मैं इनको दिलाऊंगा ऐसे, ये सब कोई भी फैमिली मेम्बर हो तो आप वो सब कर सकेंगे। तो कम से कम यही सोच के आप अंदर मोटिवेशन लाइए और पढ़ाई खूब ज़ोरों शोरों से कीजिए। ये सब भी दिमाग में आता होगा कि मैं इतना हर बार फेल हो रहा हूँ, अपने पापा मम्मी का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, इतने फॉर्म में पैसा लग रहा है। लेकिन ये भी आप उसी समय सोच लिया करिए कि अगर आपकी नौकरी लगती है ना तो उस एक सैलरी से जितने भी आप फॉर्म भरे होंगे ना पूरा 1 महीने में निकल जाएगा। तो ये तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बस आप मोटिवेटेड रहिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए। और हाँ, अब बहुत 1-2 दिन हो गया, बहुत दुख मना लिए होंगे। अब आपको सबसे पहला काम ये करना है कि जाइए, सबसे पहले अपना आप शेड्यूल बनाइए और अपना टाइम टेबल के हिसाब से पहले चलना सीखिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। आप मेरी मानिए, अगर आप कंसिस्टेंट और शेड्यूल नहीं बनाए होंगे ना तो बहुत ही स्कैटर्ड पढ़ाई आपकी होगी। लेकिन आप शेड्यूल और अपना टाइम टेबल बना के कंसिस्टेंसी से पढ़ रहे हैं ना तो इतनी स्मूथली आपका पढ़ाई चलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप 1 हफ़्ता लगातार उस टाइम टेबल के हिसाब से चल रहे हैं ना, और एक दिन आप नहीं पढ़ते तो आपको खुद बुरा लगेगा कि यार मैं इस टाइम पढ़ता था, और आपका मन ही नहीं लगेगा। तो
बहुत ज़रूरी है ये शेड्यूल बनाना। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मेरे बताने पे, लेकिन जब आप खुद करेंगे ना तो आपको खुद फील होगा। तो आप पहला काम यही कीजिए कि अपना शेड्यूल बनाइए। और शेड्यूल ऐसा नहीं कि 9 से 10 मुझे ये पढ़ना है, 10 से 11, ऐसे नहीं। ऐसे अगर आप 9 से 9:30 हो जाएगा तो मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो जैसे मैं बनाया हूँ अपना टाइम टेबल कि सुबह मैथ्स पढ़ना है, फिर उसके बाद जीए पढ़ना है, फिर उसके बाद इंग्लिश पढ़ना है, फिर उसके बाद शाम को रीजनिंग पढ़ना है, फिर रात में टेस्ट लगा के सो जाना है। तो आप ऐसे बनाइए और अपने टाइम के हिसाब से चलते रहिए, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा कोट है कि ओवर थिंकिंग किल्स हैप्पीनेस। तो आपको ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आगे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। तो पॉजिटिव फील करिए और पूरे मोटिवेशन के साथ आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो बस मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। और आने वाले समय में मैं अपने स्ट्रेटजीज़, अपना टाइम टेबल और भी ऐसे मोटिवेशन की चीज़ें लाते रहूँगा, और भी काफ़ी स्ट्रेटजीज़ और सब्जेक्ट को डीलिंग करने का पूरा तरीका लाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, बाय।